गई है। अगली खबर, जोधपुर में कांग्रेस ने मनरेगा को भ्रष्टाचार की दुधारू गाय बनाकर लूटा। शेखावत, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने जी राम जी का विरोध कर रहे विपक्ष दलों को घेरा बोला। मोदी सरकार की नई योजना में पारदर्शिता से भ्रष्टाचारियों के पेट में हो रहा दर्द। जोधपुर में 11 जनवरी को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मनरेगा के कायाकल्प और नई योजना विकसित भारत जी राम जी को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का करारा प्रहार किया है। शेखावत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने दशकों तक मनरेगा और भ्रष्टाचार की दुधारू गाय बनाकर लूटा है, लेकिन अब मोदी सरकार की पारदर्शिता से इन भ्रष्टाचारियों के पेट में दर्द हो रहा है। रविवार को सर्किट हाउस के पत्रकारों से बातचीत के केंद्रीय मंत्री शेखावत ने इतिहास के पन्ने पलटते हुए कहा कि आज जो लोग इस योजना के पैरोकार बन रहे हैं, उनने अपने दिग्गजों से भी इसकी विफलता की पुष्टि की थी। जब शरद पवार 10 साल तक देश के कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने संसद और सार्वजनिक मंचों पर बार बार चिंता जताई थी कि मनरेगा कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी बाधा बन गई है। उन्होंने इस दुरुस्त करने और इसके संशोधन की मांग की थी। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस के ही नेता जयराम रमेश ने खुद लोकसभा में पटल कर स्वीकार किया था कि मनरेगा केवल खड्डे खोदने और उन्हें भरने तक सीमित रह गई है, इससे कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो पा रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथों लेते हुए शेखावत ने कहा कि जब 14वें वित्त आयोग के राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़कर 42% किया, तब जोधपुर के हमारे अपने मुखिया भी उस मांग में स्टेक होल्डर थे। राज्यों को अतिरिक्त 15% पैसा इसी शर्त पर दिया गया था कि वे इसका उपयोग ग्रामीण विकास में करेंगे, लेकिन गहलोत सरकार ने उस धन को विकास की बजाय तुष्टीकरण और मुफ्त की रेवड़ियों में उड़ा दिया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यह तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत कहा कि दोनों ने कई बार मनरेगा के भ्रष्टाचार पर प्रश्न खड़े कर चुके हैं। खुद उन्होंने माना कि राज्यों में यह योजना लूट का जरिया है, लेकिन आज जब हम जी राम जी के जरिए टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता ला रहे हैं, तो उन्हें इसमें दोष दिख रहा है। भ्रष्टाचार का बंगाल मॉडल और मशीनों का खेल। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने चौंकाने वाले तथ्य रखते हुए कहा कि मनरेगा में मजदूरों की जगह मशीनों से काम कराया गया और 80 सालों के बुजुर्गों के फर्जी नाम लिखकर पैसे डकारे गए। पश्चिम बंगाल में 19 जिलों में ऑडिट हुआ और सभी ने अनियमितताएं पाई गई। विपक्षी राज्यों ने इसे अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को वित्त पोषित करने का जरिया बना लिया है। 11 लाख से ज्यादा शिकायतें भारत सरकार के पास लंबित थी, जिन्हें अब जी राम जी मिशन के तहत एड्रेस किया गया। गारंटी डाइल्यूट नहीं मजबूत हुई। शेखावत ने विरोधियों को आंकड़ों से जवाब देते हुए कहा कि यूपीए के 10 साल में मात्र 1 लाख करोड़ खर्च हुए थे, जबकि मोदी सरकार ने 11 साल में 4 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया है। नई योजना के रोजगार गारंटी 100 दिन से बढ़कर 125 दिन कर दी गई है। यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो सरकार को पेनल्टी के साथ भुगतान करना होगा। यदि सरकार रोजगार देने में विफल रही तो मजदूर को अनिवार्य रूप से मुआवजा मिलेगा। जल संरक्षण, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जीविका संवर्धन और प्राकृतिक आपदा मिटिगेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राम के नाम पर विरोध क्यों? शेखावत ने पूछा कि जिन्होंने प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा, उन्हें आज जी राम जी नाम से भी आपत्ति है। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल नाम बदलना नहीं, बल्कि गांव को विकसित बनाने की साधना है। जो लोग विकास के इस अलाइनमेंट का विरोध कर रहे हैं, जनता उन्हें जल्द ही सही दवा देगी। जी राम जी के राजनीतिक बिचौलियों का खेल खत्म होना तय है। जोधपुर एमएनएस न्यूज से अंकित पुरोहित की खास रिपोर्ट। ग्रामीण भारत के भविष्य को एक सही दिशा देने और विकसित हो रहे भारत में ग्रामीण भारत भी अपनी बराबर की भूमिका निभाते हुए साथ साथ विकसित हो सके, इस दृष्टिकोण से
संसद ने गत सत्र में जो अधिनियम पारित किया, उस अधिनियम को लेकर के कांग्रेस ने यथा चरित्र और यथा इतिहास जिस तरह से झूठ को एक बार फिर खड़ा करने का प्रयास किया है, उसी अनुक्रम में देश भर में एक झूठ को बार बार बोल करके एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास जो कर रहे हैं, उसी के क्रम में जोधपुर में कल एक विशाल प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में प्रेस को एड्रेस करने के लिए लोग उपस्थित आए थे और उन्होंने, मुझे लगता है कि सबसे सही तरीका है कि पत्रकारों की अनुपस्थिति में प्रेस की जाए ताकि कोई प्रश्न का जवाब न देना पड़े। उससे भागने के लिए उन्होंने जो प्रेस की थी, उसके अनुक्रम में कुछ तथ्य मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। मित्रों, वी राम जी विकसित भारत के इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए ये जो अधिनियम पारित किया गया, नया कानून बनाया गया, रोजगार के गारंटी को और अधिक सशक्त किया गया और अधिक विस्तार किया गया, मैं उसके परिप्रेक्ष्य में आप सबको ले जाना चाहता हूं। देश में ग्रामीण परिक्षेत्र में विशेष करके भूमिहीन लोगों को रोजगार मिल सके, इसको लेकर के देश में आजादी के बाद से लेकर के अनेक कार्यक्रम, रोजगार गारंटी को लेकर के, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को लेकर के अनेक योजनाएं प्रारंभ हुई। 1960 के दशक में तत्कालीन सरकार ने ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था। उसके 10 साल 11 साल बाद में 1971 में ग्रामीण रोजगार क्रैश योजना के नाम से उस योजना को आगे विस्तार दिया गया। समय की आवश्यकता है, बदलते हुए उस समय की तस्वीर को देखते हुए 1977-78 में तत्कालीन सरकार काम के बदले अनाज योजना लेकर के आई थी, जिसको राजस्थान में सफलता के साथ में उस समय के भैरव सिंह जी शेखावत साहब की सरकार ने लागू किया था। महाराष्ट्र ने उस समय एक अनूठी अपनी महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बना करके एक अपनी अलग से योजना भी इस अनुक्रम में प्रारंभ की थी। 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम इस टाइटल से उस योजना को आगे विस्तार दिया गया। 80 में ही उसमें एक और एडिटिव फिर उस समय की सरकार लेकर के आई और उसको ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का नाम दिया गया। यह कि हम उसमें कमिटेड 1,55,000 करोड़ रुपया भारत सरकार निवेश करेगी और राज्यों को अपना हिस्सा लेकर के राज्य भी उसमें निवेश करेंगे। तो कुल मिलाकर के एक्सपेंडिचर इनटू जो है दिस स्कीम, रोजगार गारंटी स्कीम जो है, जो पिछले साल में कांग्रेस की तुलना करूंगा तो 33,000 करोड़ से तुलना करूंगा तो 2.5 लाख करोड़ तक पहुंचेंगे, 3 लाख करोड़ तक पहुंचेंगे, तो वो लगभग 10 गुना एक्सपेंडिचर एक साल में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पिछले साल की तुलना में भी तुलना करूं तो पिछले साल भारत सरकार ने 88,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च किया था, उसका 3 गुना खर्चा जो है इस योजना के मद में होगा। मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिन राज्यों ने इतनी गड़बड़ियां की, जिन राज्यों में गड़बड़ियां पाई गई, लगभग सब राज्यों में कहीं ना कोई कमी थी, लेकिन मास स्केल पे अगर भ्रष्टाचार हुआ है, उनमें कोई कार्य, इसमें कोई सुधार न हो, तो क्या इस योजना को जो आपके मेरे सबके टैक्स के पैसे से चलती, क्या उसको इसी तरह से चलने देना चाहिए? गहन विचार विमर्श हुआ। कल मुझे आश्चर्य हुआ कि यहां बैठ करके, इसी जगह पे बैठ करके मेरे मित्र कांग्रेस के ये कह रहे थे कि यह जो है यूनिलैटरली भारत सरकार ने डिसाइड कर दिया। देश के सब राज्यों के साथ में, जो राज्य आए उनके साथ में आधिकारिक रूप से इसके ऊपर कंसल्टेशन हुआ है और उस कंसल्टेशन के बाद में ये नई योजना जो है, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसको संसद के पटल पर रख करके संसद के दोनों सदनों से पारित करा करके माननीय राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर्स के बाद में इस देश में लागू किया। कल मुझे आश्चर्य हुआ, यहां बैठ करके मेरे विपक्षी पार्टी के मित्र, इनकी काउंटर पार्ट एक हमारी अध्यक्ष ये कह रही थी कि नरेगा बंद हो गया। मुझे लगता है कि जानकारी की का अभाव होना तो शायद क्षम्य हो सकता है, लेकिन जानकारी की शून्यता के आप आधिकारिक रूप से प्रेस वार्ता कर रहे हो। मैं तो आप सब मित्र भी थे नहीं, वरना आपसे भी प्रश्न करता कि कम से कम उनसे पूछना तो चाहिए था कि बंद कब से हो गया। जब तक वी राम जी लागू नहीं होगा, रोल आउट नहीं होगा। और आपको याद दिला देता हूं, पता नहीं आपको पता है कि नहीं,
जब नरेगा लागू हुआ था, एमजी नरेगा लागू करने के लिए 3 साल लगे थे देश की सरकार को पूरे देश में लागू करने के लिए। हमारा कमिटमेंट है कि जिस दिन लागू करेंगे पूरे देश में एक साथ, एक स्वर में, एक जगह पर लागू करेंगे, एक ही साथ लागू करेंगे। और जब वीबीजी राम जी जब तक लागू नहीं होता है तब तक नरेगा की पुरानी व्यवस्था एज इट इज चलती रहेगी, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। गरीबों के कल्याण के लिए पारदर्शी रूप से विकासोन्मुखी उद्देश्य को लेकर के योजना चलाई जाए, ये जी राम जी का उद्देश्य और इसको हमने किया। हमारे बाल बाल भी मैं बार बार बोल तो सकूं, हमारी आदत नहीं है बोलने। प्रतिपादी से निवेदन करूंगा हमारे सांसद भी हैं और जी राम जी के जो है प्रभारी भी हैं पूरे राज्य के, इनकी जिम्मेदारी है ये सब काम कराना। तो ये साफा तो आज इनको ही पहनाना चाहिए, फिर गलत मुझे बना दिया। सभी पत्रकार साथियों का भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से स्वागत। आज हमारे बीच आदरणीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत 93 में उसका नाम बदल करके देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर उसको जवाहर रोजगार योजना का नाम दिया गया। 1990 में नेहरू जी का नाम, मैं ये नहीं प्रश्न करूंगा, आपके माध्यम से भी उनसे नहीं पूछूंगा कि नेहरू जी का नाम उन्होंने क्यों करके हटाया था और उस समय नेहरू जी का नाम हटाने से नेहरू जी के प्रति अश्रद्धा हुई थी या नहीं हुई थी। लेकिन नेहरू जी का नाम हटा करके उसको संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 1993 में कर दिया गया। उसके बाद में 2004 में उसमें एक एडिटिव और जोड़ते हुए उसको अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम साथ में उसके साथ में जोड़ा गया, जिसको NFWP का नाम दिया गया। और उस अनुक्रम में 2005 में पहले नरेगा और उसके बाद में उसमें महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ करके MG नरेगा उसको नाम दिया। 1960 से लेकर के 2005 तक 11 बार इस योजना का इवोल्यूशन हुआ। मैं आज आप सबके माध्यम से एक प्रश्न आप सबके दर्शकों से और आप सबसे सामने करना चाहता हूं, एक प्रतिप्रश्न आपसे करना चाहता हूं। 2005 के भारत, 2005 के ग्रामीण भारत के परिदृश्य और 2026 में जब आज हम सब लोग बात कर रहे हैं, इस 21 साल की यात्रा में भारत में परिवर्तन हुआ है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है या नहीं, यह प्रश्न आज हम सबके सामने खड़ा है। जब हम इस बात पर चर्चा करते और एक योजना का बदलते हुए भारत के परिदृश्य में योजना को, पहले जिस योजना को 1960 से लेकर के 2005 तक 40 साल के कालखंड में 11 बार जिन लोगों ने बदला था, आज 2005 के बाद में जो है 21 साल बीत जाने के बाद में उस योजना में अगर कोई परिवर्तन किया गया वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप, क्या वो जायज है या उसको नाजायज ठहराया जा सकता है या उसके ऊपर प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस समय देश के ग्रामीण क्षेत्र का परिदृश्य ये था, मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि देश के 62% ग्रामीण परिवारों के पास में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। देश के 84% ग्रामीण आवास में पीने का पानी नल के माध्यम से नहीं आता था। देश के 4 करोड़ से ज्यादा आवास ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे थे जिनके घर में बिजली नहीं। 4 करोड़ से ज्यादा गरीब ऐसे थे जिनके घर में, जो 25% से ज्यादा परिवार होते हैं जिनके पास में पक्का मकान नहीं था। देश के 12 करोड़ शहरी और ग्रामीण, जिसमें से 8 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवार हैं जिनके पास में ईंधन के लिए गैस का चूल्हा नहीं था। ऐसे परिदृश्य से निकल करके जब देश में उस समय में 24.18% आबादी जो है वो गरीबी की रेखा के बाहर थी, आज पिछले 11 साल में जो परिवर्तन हुआ है, जिस तरह का दृश्य सकारात्मक रूप से परिवर्तित हुआ है, इस 11 साल में देश में गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके 25 से 30 करोड़ लोग आज सौभाग्य के साथ में मध्यम वर्गीय जीवन जीने का अवसर प्राप्त कर चुके हैं। देश में गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग थे वो 24.18% था, वो घट करके अब 4.68% पर आ गए। निश्चित रूप से ग्रामीण परिदृश्य बदला है, गांव गांव तक सड़क पहुंची है, गांव के में संसाधन पहुंचे, गांव में सुविधाएं पहुंची है, गांव में 5G नेटवर्क पहुंचा है, गांव में बैंकिंग की सुविधा पहुंची है, गांव में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है।
गांव के हर घर तक, हर परिवार तक बैंक का खाता पहुंचे। देश का ग्रामीण परिदृश्य और देश का परिदृश्य साथ साथ में बदला। जवाहरलाल नेहरू का नाम हटा करके आपने बिना नाम की योजना चालू कर दी, उसके बाद में गांधी जी का नाम उसके साथ में जोड़ दिया, तब आपने कहीं कोई प्रश्न नहीं किया था। आज ये प्रश्न क्यों खड़ा किया जा रहा है? योजना का नाम, जिस योजना का नाम 60 से लेकर के और 2026 तक, इस 66 साल के कालखंड में जिस योजना का नाम 11 बार बदला, तब कोई प्रश्न नहीं था। 12वीं बार में इसको लेकर के इस तरह का प्रश्न क्यों खड़ा किया जा रहा है? इसको लेकर के इस तरह का भ्रम पैदा किया जा रहा है कि इसमें गारंटी को डाइल्यूट कर दिया। 100 दिन की जो रोजगार की गारंटी थी उसको 125 दिन कर दिया। बजट में हमने प्रस्तावित किया है और 1,55,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा। इसको हमने योजना के पास कराने में संसद में उसके पटल पर उसको रखा है और काम करने की दिशा को तय किया। अभी जैसा मैंने कहा, पहले होता था कि इधर की मिट्टी इधर डालो, इधर की मिट्टी इधर डालो, तालाब में खुदाई करो। पिछले 10 साल से एक ही तालाब खुद रहा है, लेकिन वाटर इनटेक कैपेसिटी नहीं बढ़ी। जबकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब मैं जल शक्ति मंत्रालय में काम करता था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको एक संकल्पना दी थी कि देश में पानी की आवश्यकता और प्राथमिकता को देखते हुए हम अमृत सरोवर बनाए। देश में 1 लाख अमृत सरोवर हमने नए कंस्ट्रक्ट किए या पुराने तालाबों को अपग्रेड किया। अपने जोधपुर में भी, पश्चिमी राजस्थान में भी उसको लेकर के अनेक काम। क्या पानी को प्राथमिकता देकर के काम करने में कहीं कोई दोष है? वीबीजी राम जी में 4 वर्टिकल्स हैं जिनको हमने तय किया कि एक अलाइंड विकास जो है, आवश्यकता के अनुरूप विकास होना चाहिए। उसमें हमारी पहली प्राथमिकता थी कि हम जल संरक्षण के लिए काम करें, वाटर कैचमेंट के लिए बढ़ाने के लिए काम हो सकता है, कैचमेंट एरिया डेवलपमेंट के लिए काम हो सकता है, पानी के इंटेक को बढ़ाने के लिए काम हो सकता है, जमीन में पानी पुनर्भरण की एक्टिविटी शुरू हो, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारे यहाँ डार्क जोन बन रहा है, उसके लिए काम हो सकता है। पानी से रिलेटेड कोई भी काम पश्चिमी राजस्थान में देश में होता है, जिस देश की 20% जमीन जो है, जमीन का पानी सूख गया है या सूखने के कगार पे, उस पर काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा विषय कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए काम होना चाहिए। गांव की जो आवश्यकता है, गांव में सड़क बनाने की आवश्यकता होती है, गांव में स्कूल का कमरा बनाने की आवश्यकता हो सकती है, गांव में पंचायत का भवन बनाने की आवश्यकता हो सकती है, गांव में पीएचसी बनाने की आवश्यकता हो सकती है, गांव में पशु चिकित्सालय बनाने की आवश्यकता होती है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम जो है वो प्राथमिकता का काम होगा। उसके बाद में विकसित ग्राम पंचायत बनाने के लिए जो काम तय करना है, गांव के विकास की जो लोकलाइज्ड आवश्यकता है, उस आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के लिए हमको जो है जी राम जी में प्राथमिकता के साथ में काम करना है। और चौथा जो है वो है आजीविका की जनरेशन, तीसरा आजीविका के जनरेशन के लिए काम करना है कि गांव में स्वरोजगार किस तरह से बढ़े। गांव में अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं काम करती हैं, उनके पास बैठने की जगह नहीं है, क्या विकसित भारत की जी राम जी में अगर उनके लिए भवन बनाया जाए, फैसिलिटी बनाई जाए, क्या वो आवश्यकता नहीं? आजीविका की अभिवृद्धि के लिए काम किए जाए, ये तीसरी वर्टिकल है। और चौथा वर्टिकल जो, आइए मदन जी, चौथा वर्टिकल जो है वो वर्टिकल इसको लेकर के था कि हम जो है प्राकृतिक आपदाओं के मिटिगेशन के लिए, हम देख रहे हैं अपने पश्चिमी राजस्थान में जिस तरह से अकाल बार बार पड़ रहा है, हम देखते हैं देश में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के कारण से जो प्रभाव जो आ रहा है, बरसात के अवधियां बदल गई है, ठंड बढ़ गई है, गर्मी के दिन बढ़ गए, ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठंड के दिन कम हो गए, बरसात के दिन कम हो गए, कैटास्ट्रोफिक रेनफॉल शुरू हो गया, एक दिन में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं जो है देश में 100 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है और पूरी दुनिया को उसकी पीड़ा है। आने वाले समय में ये चुनौती और संकट और बढ़ेंगे। क्या इन संकटों के मिटिगेशन के लिए विकसित भारत जी राम जी में के तहत जो निवेश देश की सरकार और प्रदेशों की सरकार के मिलकर के हर साल का 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है, क्या उस 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च इसके अलाइनमेंट के साथ में पश्चिम बंगाल को उठा करके देखिए, 19 जिलों में इसका ऑडिट हुआ और 19 के 19 जिलों में जो है उसमें अनियमितताएं पाई गई। ठीक इसी तरह की स्थिति पंजाब में थी, ठीक इसी तरह की स्थिति तमिलनाडु में थी, ठीक इसी तरह की स्थिति कर्नाटक में थी। कमोबेश गड़बड़ियां देश के हर एक प्रांत में थी। मैं किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करता, लेकिन कुछ राज्यों ने इसको एक मिल्किंग काउ, दूध देने वाली गाय के रूप में इसको बना लिया था। अपने लोगों को वित्तीय पोषण प्रदान करने के लिए भारत सरकार की इस योजना को, जो मजदूरों के नाम पर पैसे को लूट करके अपने को राजनीतिक रूप से सशक्त करने और मजबूत करने के लिए वो काम कर रहे थे।
अगर इस योजना को लेकर के जो विरोध किया जा रहा है कि ये योजना समाप्त हो जाएगी, पैसा जो है सरकार अंततः नहीं देगी, मैं एक आंकड़ा आपके सबके सामने इस भ्रष्टाचार से इतर भी रखना चाहता हूं। 2005 से लेकर के 2014 तक यूपीए की सरकार, जिस यूपीए की सरकार ने ढोल ताशों के साथ में बजा करके नरेगा योजना लागू की थी, और जब ये कहा था तब पहले साल में इसमें 45,000 करोड़ का बजट आवंटित किया था 2005-06, और 2013-14 में इसका बजट आवंटन कितना था एक बार उठा करके देखना चाहिए। 33,000 करोड़ रुपए का भी टोटल एक्सपेंडिचर नहीं कर पाए। कुल मिलाकर के जो पैसा उस समय में बजट में खर्च किया गया, दिया गया, इसके लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए 2005 से लेकर के 14 तक के उस 10 साल के कालखंड में वो 2,12,000 करोड़ रुपए मात्र था। जबकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 2014 से लेकर के 2025 तक के इस 11 साल में उससे 4 गुना 8,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश इसके माध्यम से भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किया। 4 गुना पैसा एक्सपेंडिचर 10 साल में किया। अगर मैं राज्यों के स्पेसिफिक बात करूं, क्योंकि आप मुझे निश्चित रूप से प्रश्न करने वाले हो कि क्या इसका बंगाल या तमिलनाडु के चुनाव से कोई संबंध नहीं, इसलिए मैं पहले इस बात को आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। बंगाल में कभी हमारी सरकार 11 साल में नहीं, तमिलनाडु में कभी हमारी सरकार नहीं। अगर मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के यूपीए की सरकार में, जिसमें ममता बनर्जी जी हिस्सा हुआ करती थी, उसमें 14,985 करोड़ रुपए उनको 10 साल में मिले थे। और इस 10 साल में इतनी तमाम तरह की गड़बड़ियां उजागर होने के बावजूद भी भारत सरकार ने 54,500 करोड़ रुपए दिए। वो भी कब? जब पिछले 3 साल से ऑडिट नहीं होने के कारण से उनको एक भी पैसा नहीं दे पा रहे। उसके बावजूद भी 7 साल के कालखंड में, मैं 10 साल और 7 साल की तुलना कर रहा हूं, 14,985 करोड़ के तुलना में 7 साल में 54,500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं, 16,549 करोड़ रुपया टोटल एक्सपेंडिचर जो है नरेगा के में यूपीए की सरकार के समय में हुआ था, और उसके अगेंस्ट में 16,000 करोड़ के अगेंस्ट में 84,000 करोड़ रुपए, लगभग 5 गुने से भी ज्यादा पैसा जो है भारत सरकार ने नरेगा में दिया। हमने राजनीतिक देश पर कभी कोई कार्यक्रम, किसी भी योजना को भारत सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं चलाया। चाहे गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं थी, देश में नया गवर्निंग मॉडल अगर किसी ने खड़ा किया, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़ा किया। न जाति के आधार पर, न मजहब के आधार पर, न पूजा पद्धति के आधार पर, न वोटों की गिनती के आधार पर, न राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना हम देश के गरीब को गरीब जाति मानते हुए उसके कल्याण के लिए काम करेंगे, किसान को किसान मान करके उसके लिए कल्याण के लिए काम करेंगे, महिला को महिला मान करके उसके सशक्तिकरण और सुरक्षा, इसको आवश्यक रूप से इसमें इंटीग्रेट किया गया। और इसके साथ साथ में जैसा मैंने कहा कि रोजगार की गारंटी को बढ़ा करके 100 दिन से 125 दिन दिया। पहले अनेक प्रश्न इस बात को लेकर के आते कि रोजगार, लोगों ने मजदूरी कर दी, केंद्र सरकार से पैसा नहीं आया, राज्य सरकार ने उसको ठीक से हेड में ट्रांसफर नहीं किया, टाइमली जिला परिषद ने पंचायत समिति या पंचायत के खाते में ट्रांसफर नहीं किया, लोगों का भुगतान नहीं हो पाता। हम लोगों के पास इस तरह की कंप्लेंट्स आप सबके निगाह में आती थी। ये तय किया यथा समय यदि रोजगार न प्रदान किया जा सके, मैं अपने आप को रोजगार के लिए एनरोल करता हूं, मुझे अगर सरकार रोजगार न दे सके वहां पे, तो मुझे जो है कंपनसेशन का भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। मैंने अगर रोजगार कर लिया है, मैंने मजदूरी कर ली और मेरी मजदूरी का भुगतान अगर समय पर नहीं कर सके, पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि गारंटी में, रोजगार की गारंटी नरेगा में थी, लेकिन उसको लेकर के अगर रोजगार नहीं मिल पाता है किसी गांव में, सरपंच को लेकर के पॉलिटिकल अलाइनमेंट का क्वेश्चन है और उसके कारण से अगर रोजगार नहीं मिल पाए, मजदूर को कोई कंपनसेशन नहीं मिल सकता। आप उठा करके देख लीजिए, ऐसे कई गांव हैं जो पिछले कांग्रेस की सरकार में मिल जाएंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरपंच था, एक भी काम उस गांव में नहीं हुआ। उसको हमने तय किया कि हम उसके लिए गारंटी होगी कि उसको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा अगर रोजगार नहीं दे पाएगी, और रोजगार करने के बाद में अगर समय पर भुगतान नहीं होता है, उसका एक चक्र का 8 दिन में भुगतान नहीं होता है, तो उसको लेट भुगतान पर पेनल्टी के साथ में भुगतान करना पड़ेगा। इसको अधिनियम बना करके हमने सुनिश्चित किया। तो गारंटी रोजगार की डाइल्यूट हुई है या स्ट्रेंथन हुई है, मैं तो आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। इसके आगे जो है, मजदूरों के हित सुरक्षित करने के साथ साथ में टेक्निकल स्टाफ जो मेट काम करते हैं, जो वहां पर सुपरवाइजर्स काम करते हैं, उनका जो एक्सपेंडिचर होता था, वो एक्सपेंडिचर 6% अभिमत था, उसमें अलाउड था। टोटल एक्सपेंडिचर जितना होगा उसका 6% एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है।
उसको लेकर के प्रदेशों में शिकायतें आती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर को कलेक्टर साहब और सीईओ के कमरे को फर्निश करने के लिए काम में लिया जा रहा है। ऐसे राजस्थान से बाहर अनेक प्रदेशों में इस तरह के उदाहरण आए। उसको लेकर के नरेगा के टेक्निकल एक्सपेंडिचर के पैसे को लेकर के जिला परिषद के स्टाफ के लिए गाड़ी खरीदी जा रही है, क्या वो उसमें अनुमत होना चाहिए? हमने कहा कि उसके नॉर्म्स तय होने चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर को लेकर के उसकी लिमिट को 6% से बढ़ा करके 9% कर दिया। 13,000 करोड़ रुपया अगले एक साल में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए हमारे मेट भाइयों को समय पर सैलरी मिले, हमारे सुपरवाइजर्स को ठीक से सैलरी उनको जो है स्टाइपेंड मिल सके, उसके लिए नियोजित किया गया। लेकिन उसको लेकर के भी संशय खड़े किए जा रहे हैं कि तुम सब बेरोजगार हो जाओगे। जब हमने उनके लिए एक्सपेंडिचर को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को एनहेंस किया तब वो किस तरह से बेरोजगार होंगे? पारदर्शिता जिसका भारी संकट इस योजना में था, जैसा मैंने कहा, मशीन काम करती थी। 80 साल की माता जी। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS